माधवपुर नाम के गांव में गरीब सपना अपनी बूढ़ी माँ सावित्री के साथ रहती थी। सपना के पिता की मौत कई साल पहले ही हो चुकी थी और अब उसकी माँ भी बूढ़ी हो चली थी, इसलिए सपना ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती थी। वो बाजार में जाकर कटहल बेचने का काम किया करती थी। सपना हर रोज पूजा पाठ करके और घर के काम निपटाकर अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर वो कटहल बेचने निकल जाती थी। उसी के पड़ोस में सुधीर नाम का एक लड़का रहता था जो कि आइसक्रीम बेचने का काम करता था। सपना जब भी कटहल बेचने जाती तो वो उस पर हंसता था। एक रोज सपना बाजार के बीचों बीच ठेला लगाकर कटहल बेच रही थी तो उसके ठीक सामने सुधीर आइसक्रीम का ठेला लगाए खड़ा था। तभी उसके पास एक भिखारी आता है। चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तुम जैसे भिखारियों को ही मैं मुफ्त में देता रहा ना तो एक दिन मैं ही भिखारी बन जाऊंगा। सुधीर उस भिखारी को वहां से भगा देता है। सुधीर जब सपना के ठेले की ओर नजर दौड़ाता है तो जलते हुए अपने मन में सोचता है, इस सपना का ठेला तो कहीं भी अच्छा चलता है, चाहे ये गांव में घूम घूम कर कटहल बेचे या फिर बीच बाजार में, मैं भी इसे यहाँ से भगाता हूँ। सुधीर सपना के पास जाता है। सपना, चल अपना ठेला लेकर निकल यहाँ से। तू ना मेरे लिए मनहूस है मनहूस। तू मेरे सामने खड़ी रहती है तो मेरे पास ग्राहक नहीं आते। ऐसा नहीं है सुधीर भाई, आपका और मेरा धंधा तो बिल्कुल अलग अलग है। कहाँ ना जाए यहाँ से। सपना सीधी साधी लड़की थी, उसने ज्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा और वो वहाँ से अपना ठेला लेकर चली गई। कटहल ले लो कटहल, अच्छे अच्छे कटहल ले लो। कुछ ही देर में सपना के ठेले पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और उसके आधे से ज्यादा कटहल बिक गए। ऐसे ही दिन हो जाता है। फिर सपना अपना खाना निकाल कर पेड़ के नीचे खाने बैठ जाती है कि तभी उसकी नजर उसी भिखारी पर जाती है जो आते जाते लोगों से खाना मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। सपना को उस पर दया आ जाती है और वो अपना खाना लेकर उस बाबा के पास जाती है। बाबा ये लो खाना, आपको बहुत भूख लगी है ना, आप ये खाना खा लो। सपना की दरिया दिली देख भिखारी बहुत खुश हुआ। उसने झट से सारा खाना खा लिया और सपना को दुआएं दी। कुछ देर बाद सपना ने अपने बचे खुचे कटहल भी बेचे, फिर घर चली गई। ऐसे वो रोज गली गली घूम घूम कर कटहल बेचती तो कभी बीच बाजार में खड़े रहकर। जब वो कटहल बेचकर जंगल के रास्ते घर लौट रही थी तो वही भिखारी उसके पास आया और सपना से पानी मांगने लगा। बेटी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। ये लो बाबा, आपको जितना पानी पीना है पी लीजिए। आज बाहर बहुत तेज धूप है ना, और ये कटहल भी मेरी तरफ से रख लीजिए, शाम को इसकी सब्जी बनाकर खाइएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। कुछ देर बाद सपना घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ आज मेरे सारे कटहल बिक गए। आज जो कमाई हुई है उससे मैं कल थोड़ा राशन लेते आऊंगी। उधर सुधीर जब ये देखता है तो उसे उससे बड़ी जलन होती है। ये सपना बस कटहल बेचती है, तब भी इसकी कितनी आमदनी हो जाती है, और एक मैं हूँ कि आइसक्रीम बेचकर भी इतना नहीं कमा रहा। अब मुझे इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रात को सुधीर सपना के पेड़ से सारे कटहल तोड़ लाता है और ठेले पर रखकर गायब कर देता है। साथ ही उसके कटहल के पेड़ को भी काट देता है। अगले दिन जब सपना जागती है तो देखती है कि उसका ठेला और कटा हुआ पेड़ देखकर हैरान रह जाती है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा, मुझे कुछ और काम ढूंढना होगा। सपना काम की तलाश में जाती है लेकिन उसे काम नहीं मिलता। थक हार कर वो एक पेड़ की छांव में बैठ जाती है जहाँ वही भिखारी बाबा आता है। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? सपना उसे सारी बात बताती है। फिर आधी रात को एक बार फिर सुधीर वो पौधा उखाड़ने आता है, लेकिन उस पौधे को छूते ही उसे जोर का करंट लगता है। वो जल्दी से घर की ओर भागता है। घर पहुंचकर वो देखता है तो उसकी आइसक्रीम का ठेला काफी छोटा हो जाता है। ये देख सुधीर अपना माथा पकड़कर कहता है, हे भगवान, ये क्या हो गया है? ना जाने कौन सा काला जादू किया है उस सपना ने। अब तो उससे बच के ही रहना होगा, उससे पंगे लेना ठीक नहीं भैया। फिर अगली सुबह जब सपना और उसकी माँ जागते हैं तो वो दोनों देखकर हैरान रह गई कि वो छोटा सा कटहल का पेड़ एक बड़े पेड़ में बदल चुका था और उसमें ढेरों कटहल लगे हुए थे। एक रात में ही ये पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया और उसमें इतने सारे कटहल कैसे लग गए? ये तो चमत्कार हो गया। हाँ माँ, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। दोनों माँ बेटी हाथ जोड़कर उस पेड़ को प्रणाम करते हैं। फिर सपना उस पेड़ में से एक कटहल तोड़ती है तो उसकी जगह पर फिर से एक नया कटहल आ जाता है। अरे ये तो कोई जादुई कटहल है जिन्हें जितना भी तोड़ो उसकी जगह नए उगाते हैं। माँ, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ मेरी बच्ची,
सपना उस भिखारी को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो समझ जाती है कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। सपना और उसकी माँ उस पेड़ को हाथ जोड़कर नमन करती है। अब से सपना अपने आंगन में ही टेबल लगाकर कटहल बेचने लगी। बाजार से कम दाम के कटहल बेचने पर उसके पास लोगों की भीड़ लग गई। अब उसकी खूब आमदनी होने लगी और वो खुशी खुशी रहने लगी। बड़ी भूख लग रही है, पर खाना कब तक मिलेगा पता नहीं। क्या करूं? हाँ, अभी तो वैसे भी कोई काम नहीं है, तो जंगल जाकर देखता हूँ। शायद कोई बढ़िया सा फल मिल जाए मुझे खाने के लिए। और ये सोचकर राजू उठकर जंगल की तरफ चल दिया। राजू एक बहुत ही गरीब और अनाथ बच्चा था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी थी और पिता सरजू गांव की अमीर जमींदार सेठ किशोरी लाल के यहाँ मजदूरी किया करता था। लेकिन पिछले साल एक अनाज से भरी बोरी उठाते हुए अचानक ही सरजू को दिल का दौरा पड़ा और वो भी चल बसा। राजू उसी पल से बेसहारा हो गया। हालांकि पूरे गांव के सामने अच्छा बनने के लिए सेठ किशोरी लाल ने उसे अपने घर में रख लिया, लेकिन सच ये था कि राजू के रूप में किशोरी लाल और उसके परिवार को एक मुफ्त का नौकर मिल गया था। किशोरी लाल की बीवी सुनंदा राजू से सारा दिन घर के काम करवाती और 2 वक्त के खाने के नाम पर उसे घर का बचा खुचा या कई बार तो थालियों की बची हुई जूठन ही पकड़ा दिया करती थी। लेकिन इस समस्या का एक हल था राजू के पास। उसे जब भी भूख लगती तो वो सीधा गांव के घने जंगलों में पहुंच जाता था और वहां से अपने खाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढ लिया करता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। अरे वाह, ये आम बहुत मीठे हैं। ऐसा करता हूँ, 1-2 और तोड़ लेता हूँ, शाम को खा लूंगा। ऐसा सोचकर राजू ने कुछ और आम तोड़े और उन्हें अपने साथ लेकर किशोरी लाल की हवेली की तरफ चल दिया। वो आम खाते हुए ही जा रहा था और बहुत खुश भी था। लेकिन फिर, अच्छा तो तू यहाँ है कामचोर कहीं का, और ये आम कहाँ से लाए रे? हाँ मालकिन, वो मैं ये आम हमारे बाग से चुरा कर लाए है ना? ठहर जा, आज तो तेरी खैर नहीं। सुनंदा ने राजू को उसकी पूरी बात कहने ही नहीं दी और उसके कान खींचते हुए सीधा उसे लेकर किशोरी लाल के पास पहुंची। देखो जी, ये मिल गया हमारे आमों का चोर। घर का सारा काम छोड़कर बाग से हमारे आम चुरा कर खा रहा था। नहीं नहीं मालकिन, मैंने आम नहीं चुराए, मैं तो जंगल गया था और... चुप हो जा, नमक हराम कहीं के। तेरा कोई नहीं, ये सोचकर तुझ पर तरस खाया हमने। लेकिन सच है, तुम फटीचर लोग कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। उठाओ उसे और फेंक दो हवेली से बाहर। अरे ये क्या कर दिया आपने? मैं तो बस 2-4 थप्पड़ लगवाने लाई थी आपके पास, आपने तो उसे घर से ही निकाल दिया। अब कौन करेगा सारे काम? कमाल करती हो भगवान, तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि क्या करना है और क्या नहीं। अब बाहर निकाल दिया है तो अभी तो वापस बुला नहीं सकते। ससुरा अनाथ है, 1-2 दिन में खुद ही वापस आ जाएगा, जब पेट में भूख से आग लगेगी। सुनंदा मुंह लटकाकर वहां से चली गई। उसे भी यही लगा था कि राजू जल्दी ही हवेली वापस लौट आएगा, लेकिन असल में राजू के साथ जो होने वाला था उसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। माँ, बाबा, आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर? अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो कोई घर भी नहीं है। राजू बस रोए जा रहा था, उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। तभी उसकी नजर सामने बैठे कुछ बच्चों पर पड़ी जो बड़े मजे से रसीले आम खा रहे थे। उन्हें आम खाते देखकर राजू को कुछ सूझा और वो सीधा जंगल पहुंच गया, उसी आम के पेड़ के पास जहां से उसने आम तोड़कर खाए थे। और फिर, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे बिना मारे या मुझसे कोई काम करवाए बिना अपने मीठे मीठे फल दिए मुझे खाने के लिए। तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्या मैं यहीं तुम्हारे पत्तों की छांव में बैठ जाऊं? राजू के ऐसा कहते ही उस पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी और फिर अचानक पेड़ के ठीक नीचे की जगह पर हवा का एक तेज झोंका आया और वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी हो गई। ऐसा लगा मानो पेड़ ने खुद राजू को बैठने के लिए जगह दी हो। ये देखकर राजू बहुत खुश हो गया। शुक्रिया दोस्त। अब अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं एक और आम ले सकता हूँ? पहले जो मैं ले गया था वो सारे वहीं गिर गए जब मालकिन ने मेरा कान खींचा था। राजू के ऐसा कहते ही आम के पेड़ से एक बड़ा सा रसीला आम नीचे राजू के बिल्कुल पास आ गिरा। ये देखकर राजू बहुत खुश हो गया और फिर मजा आ गया दोस्त। सच में
अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो मैं बहुत पहले ही तुम्हारे पास आ जाता। अब सब अच्छा है, खाने के लिए तुम्हारे मीठे मीठे आम और बातें करने के लिए तुम, लेकिन घर तो अब भी नहीं है मेरे पास। घर के बारे में सोचकर राजू एक बार फिर से उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। लेकिन तभी आम का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो बहुत तेज तूफान आ गया हो। ये देखकर राजू घबरा गया और पेड़ से दूर जाकर खड़ा हो गया। तब राजू ने देखा कि तेज हवा से पेड़ के पत्ते टूटकर गिर रहे हैं, लेकिन जमीन पर गिरते ही एक दूसरे से जुड़ जा रहे हैं। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ हो क्या रहा है, लेकिन कुछ ही देर में उसके सामने उसका अपना और एक बहुत ही प्यारा घर था जो कि उन्हीं पत्तों से बना था जो पेड़ से टूटकर नीचे गिरे थे। ये देखकर राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे ये घर तो कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। दोस्त, तुम तो सच में कमाल हो। इतना कहकर राजू उस पत्तों से बने घर के अंदर चला गया और अंदर जाकर तो वो हैरान ही रह गया। उस घर के अंदर उसकी जरूरत की हर चीज थी और वो सब पत्तों से ही बनी हुई थी। राजू पत्तों से बने आरामदेह बिस्तर पर लेट गया और लेटते ही उसे नींद भी आ गई। कई दिनों के बाद वो इतनी गहरी नींद में सोया था क्योंकि अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। वो अब अपने खुद के घर में था जहां से उसे कोई नहीं निकाल सकता था। दूसरी तरफ किशोरीलाल की पत्नी सुनंदा परेशान हो रही थी। उसने 3-4 दिन राजू का इंतजार किया, लेकिन जब वो नहीं आया तो उसने किशोरीलाल से कहकर अपने लिए नया नौकर रख लिया और इस तरह राजू के बारे में हर कोई भूल गया। कोई नहीं जानता था कि राजू कहाँ है और किसी को उसके बारे में पता करने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। फिर कई सालों के बाद, हाँ भाई बरखुरदार, ये लो, ये रहे उस जमीन के कागज, बड़े जुगाड़ से हासिल किए हैं। घूस खिलाते खिलाते अपनी तो जेब ढीली हो गई। कोई बात नहीं पापा, आज अगर जेब कुछ ढीली हुई है तो कुछ टाइम बाद आपकी जेब छोटी पड़ने लगेगी। इतने पैसे होंगे हमारे पास, बस एक बार उस जंगल की जमीन पर हमारा होटल बनकर तैयार हो जाए। बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा, अब ये भी बता दो कि आखिर कब आएगा वो दिन। बस पापा, आज ही जा रहा हूं। पहले जंगल साफ कराना होगा, तो शहर से टीम बुलाइए। सारे पेड़ काटकर जमीन साफ हो जाए, फिर करवा देंगे भूमि पूजन। ठीक, ऐसा करो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। आज वैसे भी मुझे कोई खास काम नहीं है। ठीक है पापा, बस 1 घंटे में चलेंगे। किशोरीलाल अपने बेटे विशाल के साथ अपनी खरीदी हुई जमीन के पास पहुंच गया। किशोरीलाल बहुत खुश था। उसे तो अपने ख्यालों में जंगल के उन हरे भरे पेड़ों की जगह अपना आलीशान होटल भी दिखाई देने लगा था। लेकिन फिर, क्या कर रहे हो? काम शुरू क्यों नहीं करते? चलो जल्दी करो, आज ये वाला एरिया साफ हो जाना चाहिए, समझे? सर, हमें लगता है इस इलाके में कुछ आदिवासी रहते हैं। उनके रहते हम जंगल कैसे साफ करेंगे? क्या कहा? आदिवासी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यहाँ सिवाय इन पेड़ों के कुछ भी नहीं है। नहीं सर, यहाँ से कुछ दूर पत्तों से बना एक घर है, मैंने खुद देखा है उसे। हालांकि उसके अंदर तो कोई नहीं था, लेकिन हमें डर है कि अगर वैसे ही घर और भी हुए तो यहाँ जरूर आदिवासियों का डेरा होगा और वो हमें कभी भी। ठेकेदार अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले एक सनसनाता हुआ नुकीला तीर आकर उसके सिर पर लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद तो उस जगह तीरों की बारिश शुरू हो गई। वो तीर कहाँ से आ रहे थे और कौन उन्हें चला रहा था, ये कुछ पता नहीं चल रहा था। खास बात ये थी कि उन तीरों पर जहर लगा था जो किसी भी इंसान को जान से मारने के लिए काफी था। ये देखते ही किशोरीलाल और विशाल फौरन वहां से भाग खड़े हुए और फिर कभी उन्होंने जंगल की उस जमीन के बारे में सोचा तक नहीं। दूसरी तरफ जंगल में देखा दोस्त, कैसा मजा चखाया मैंने इन लोगों को। ये लोग तुमसे तुम्हारा घर, ये जंगल कभी नहीं छीन पाएंगे, क्योंकि मैं इन्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगा। ये वादा है मेरा। इतना कहकर राजू अपने घर के अंदर चला गया। वही पत्तों का घर जिसके जादू ने कभी अनाथ राजू की जिंदगी संवारी थी, और अब वही राजू पूरे जंगल का रक्षक बन गया था।